इंतखाबात के ऐलान के साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब जनूबी हिंद के दौरे पर। आज जगत्याल और शिमोगा में करेंगे रैलियां, कोयम्बटूर में करेंगे रोड शो। बिहार के लिए एनडीए इत्तेहाद के हवाले से बातचीत के लिए आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार। बीजेपी कोर ग्रुप की भी होगी मीटिंग। मरकजी इंतखाबी कमेटी उम्मीदवारों के नामों का करेगी फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल पार्टियां भी सीट की तकसीम पर करेंगी गौर। इंतखाबी बॉन्ड नंबर जारी न करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज देना है जवाब। ईडी ने दिल्ली जेल बोर्ड मुतालिक मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भेजा समन। एक्साइज केस में पूछताछ 21 मार्च को। मुल्क में पहली बार स्टार्टअप महाकुंभ का होगा इनाकाद। आज से 20 तारीख तक बड़े पैमाने पर भारत मंडपम में जमा होंगे स्टार्टअप्स, मालिकान और सरमायाकारों के साथ उभरते हुए कारोबारी लोग। रूस में व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत रहेगी बरकरार। तकरीबन 88% वोटों से जीता सदारती इंतखाब। और विमेंस प्रीमियर लीग को मिला नया चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता खिताब। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। आम इंतखाबात के ऐलान के साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर निकल पड़े हैं। वजीर आजम आज जनूबी भारत की 3 रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वजीर आजम आज सबसे पहले तेलंगाना के जगत्याल में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इसके बाद वजीर आजम कर्नाटक जाएंगे, जहां वो शिमोगा में एक इंतखाबी रैली करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करेंगे। इसके बाद सबसे आखिर में वजीर आजम तमिलनाडु पहुंचेंगे। वजीर आजम यहां कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे। शिमोगा में वजीर आजम के अवामी जलसे की तैयारियों के सिलसिले में मुकामी रुकन पार्लियामेंट BY राघवेंद्र से बात की हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमोगा आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिमोगा के 3 बार के सांसद BY राघवेंद्र मौजूद हैं। उनसे हम तैयारियों के बारे में जानते हैं। PM आ रहे हैं शिमोगा जिले में। पहले यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे, कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारी है? Blessing of Shimoga Parliament constituency people within a 1.5 year. Third time we have to taking the blessing from Modi ji. This is the third visit for this Malnad area. First time in the time of inauguration of airport, second time in the time of assembly election, and this is the third time. 2019 में मैं आपके चुनाव में आया था। उस समय आपका मार्जिन 2 लाख का था। एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं। क्या क्या विकास कार्य हुआ है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि इस बार आपका मार्जिन बढ़ेगा या क्या होगा? 100% मार्जिन बढ़ेगा, but it is not from me, blessing of Modi ji. You know, in the first term of Modi ji's government, they tried to close the whole potholes of the Congress government misuse in our nation. But in this time, in the time of second period of Modi ji's government, they gave a lot of program regarding Ram Mandir, Article 370, Common Civil Code, and capital investment, infrastructure development. जो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को यहाँ हार मिली, लोकसभा का चुनाव सामने है, 28 सीटें हैं, तो क्या उम्मीद करें उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या भैया? व्हाट विल बी इम्पैक्ट? इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है। No. Our Karnataka voters, very brilliant voters in our country. They know in the time of Jilla Panchayat election how to vote for in the time of that election. In the assembly election, especially in the parliament election, they will think about a nation. जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और एक जो सभा जो लगभग 2.5 लाख लोगों की ये होगी, उन्हें संबोधित करेंगे। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज।
एक तरफ एनडीए अपने कबीले को मजबूत करने में मसरूफ है, तो वहीं दूसरी तरफ कई पार्टियां अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल तो हो गई हैं, लेकिन लगता है कि उनके दिल अभी तक नहीं मिले हैं। कल जब मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अख्ताम के मौके पर एक रैली निकाली गई, तो मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर जैसे फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और डीएमके के लीडर स्टालिन ने स्टेज पर शिरकत की। लेकिन समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अखिलेश ने राहुल गांधी को खत लिखकर कहा कि वो इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ हैं, इसलिए रैली में शिरकत नहीं करेंगे। अब रैली से अखिलेश की गैर मौजूदगी कई सवाल उठा रही है। दरियासना अपोजिशन इत्तेहाद की अहम जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम पर आज दिल्ली में मीटिंग हो सकती है। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पार्टियां उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल को तेज करने में मसरूफ हैं। लोकसभा की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों के इंतखाब के लिए बीजेपी में मीटिंगों का दौर जारी है। आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के लीडरों के साथ पार्टी के आला लीडरों की मीटिंग होगी, जिसमें यूपी की बाकी सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जाएगा। यूपी में 80 सीटों में से बीजेपी ने अपने इत्तेहादियों को 6 सीटें दी हैं। बीजेपी यूपी में निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी ने अब तक 2 फहरिस्तों के जरिए 267 लोकसभा हलकों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज पटना से दिल्ली आ रहे हैं, जहां वो बीजेपी की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। बिहार एनडीए में सीटों की तकसीम पर हतमी मोहर लगाने के लिए नीतीश कुमार आज बीजेपी रहनुमाओं के साथ मुलाकात करेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब देखना यह है कि जेडीयू, बीजेपी और दीगर इत्तेहादी जमातों में कितनी सीटें तकसीम होंगी। कहा जा रहा है कि बिहार के लिए एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान मंगल को हो सकता है। बीजेपी पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सरबराह चिराग पासवान के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ने पर मोहर लगा चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल मुंबई में इख्तिताम पजीर हुई। इस इख्तितामी प्रोग्राम में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद एनडीए के कई रहनुमा मौजूद थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को एक खत लिखा, जिसमें बताया गया कि वो इख्तितामी तकरीब में शिरकत क्यों नहीं कर पाए। अखिलेश यादव ने खत में कहा कि इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ होने की वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियों के दरमियान राहुल गांधी एक नए तनाज़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने मुल्क की जांच एजेंसियों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन से कहा है कि एक दिन जब बीजेपी की हुकूमत बदलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। राहुल के बयान पर बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। हमें याद है वो इमरजेंसी का दौर, जब एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने उसके द्वारा दुरुपयोग किया, और वही मानसिकता लेके यह बयान कर रहे हैं। जो प्रजातंत्र में इंस्टीट्यूशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको धमकी भरे वक्तव्य अपने आप में प्रजातंत्र को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी की दुकान है? जिस प्रकार की धमकी राहुल गांधी दे रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो ईडी और सीबीआई पर कार्रवाई कराएंगे। पहले तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कांग्रेस पार्टी अगले 50 सालों तक शायद सत्ता में आएगी, ये भी एक पूछने वाला विषय है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इंतखाबी बॉन्ड से मुताल्लिक मामले की समाअत होगी। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी बॉन्ड नंबर जाहिर न करने और अदालत के फैसले पर पूरी तरह से अमल न करने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सरजनिश की थी।
5 जजों की बेंच ने एसबीआई को नोटिस जारी करते हुए 18 मार्च को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। अपने 11 मार्च के फैसले में अदालत ने वाज़ेह तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा था कि वो बॉन्ड की मुकम्मल तफसीलात फराहम करे, बशमूल खरीदारी की तारीख, खरीदार का नाम, जुमरा, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबरों का इंकशाफ नहीं किया था। और दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को आज पूछगछ के लिए बुलाया है। वहीं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को पूछगछ के लिए तलब किया है। केजरीवाल को ईडी का ये नवा समन है। अरविंद केजरीवाल को गुज़िश्ता हफ्ते ही पेश होने के लिए मामले में जमानत मिली थी और एक तरफ बीजेपी ने केजरीवाल पर तहकीकात से भागने का इल्जाम लगाया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की वजीर आतिशी ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश करार दे रही हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल आज क्या करते हैं। अब तक केजरीवाल किसी भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। बुध तक जारी रहने वाले इस इवेंट में स्टार्टअप्स के मुख्तलिफ पीपल्स होंगे और महाकुंभ में मसनूई जहानत, एग्रीटेक, B2B, डीप टेक, क्लाइमेट, ई गेमिंग और फिनटेक, स्पोर्ट्स जैसे बहुत से पवेलियन देखे जा सकेंगे। इसका मकसद सरमायादारों और सरमायाकारों को भारतीय कारोबार से जोड़ना है। स्टार्टअप महाकुंभ में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 1000 से ज्यादा सरमायाकार, 5000 उभरते कारोबारी और 40,000 जायरीन हिस्सा लेंगे। इस मौके पर 34 से ज्यादा डेपटेक स्टार्टअप और नास्कॉम पवेलियन में अपनी इख्तरात का मुजाहिरा करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। जहां एक मुल्क में स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा हुए, वहीं एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए खुद इन्हिसारी को भी तक़वियत मिली है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18 से 20 मार्च तक स्टार्टअप महाकुंभ का इनेकाद किया जा रहा है। इस स्टार्टअप्स के महाकुंभ में एक तरफ 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 1000 से ज्यादा सरमायाकार शिरकत करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब 10 से ज्यादा ममालिक के 3000 से ज्यादा मुतवक्के कारोबारी अफराद और वफूद भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न और 500 से ज्यादा इंक्यूबेटर भी स्टार्टअप्स महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। स्टार्टअप महाकुंभ 40,000 से ज्यादा कारोबारी जायरीन की मेजबानी करने वाला एक मेगा संगम होने जा रहा है। तकरीब के बारे में DPIIT के सेक्रेटरी ने कहा कि इस तरह के इवेंट से स्टार्टअप कल्चर को फरोग देने में मदद मिलेगी। भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। 1,22,000 स्टार्टअप्स DPIIT के अपने रजिस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसके अलावा हज़ारों और हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ग्रेजुएट आउट कर गए हैं। उन सब को का स्टार्टअप्स का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, वेंचर कैपिटलिस्ट का, इंक्यूबेटर्स का, उन सब का एक महाकुंभ होने वाला है। और ये भारतवर्ष में अभी तक जो स्टार्टअप इवेंट्स हुए हैं, इस स्केल का कोई भी इवेंट अभी तक भारतवर्ष में नहीं हुआ है। स्टार्टअप महाकुंभ की थीम है भारत इनोवेट्स, जो इख्तरात और स्टार्टअप्स के दरमियान मजबूत ताल्लुक की अक्कासी करता है। स्टार्टअप महाकुंभ के मुंतजमीन में शामिल हैं एसोचैम, नेस्कॉम, बूट स्ट्रैप इंक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन, टाई और IVCA, जिसका मकसद आज और कल के कारोबारियों को एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए एक जामे प्लेटफॉर्म फराहम करना है, जिससे PM मोदी के 2016 के स्टार्टअप विजन को पूरा करते हुए विकसित भारत बनाने में ताउन दिया जा सके। Startups are there in pretty much 50% of the 700 districts in this country. So वो आपको देखने को मिलेगा इस महाकुंभ में। जो incubators है, वो incubators are coming from almost every nook and corner of the country. ये startup का जो phenomena है, it has become so pervasive and every aspect of the Indian economy में वो impact दिख रहा है और this is the growth engine for our journey towards विकसित भारत। स्टार्टअप महाकुंभ में एंटरप्रेन्योरशिप, इख्तरा और तजस्सुस के जज्बे के साथ मुल्क भर से बहुत से तलबा और नौजवानों की शिरकत की तवक्को है। ये महाकुंभ मुख्तलिफ शोबों में स्टार्टअप पर तवज्जो मरकूज करने जा रहा है।
तो वहीं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का इंजमाम इस अमृत काल में भारत की मईशत को 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत बनने के लिए तरकीब देगा और भारत की तेज रफ्तार तरक्की की कहानी बयान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इंडियन नेवी स्टेशन कमांडर्स वर्कशॉप का तीसरा एडिशन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। नेवल चीफ एडमिरल हरि कुमार इफ्तिताही और इख्तितामी कलिमात पेश करेंगे। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा स्टेशन कमांडर, यूनिट के सरबरा और कमांडिंग अफसरान लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर और मुल्क भर में फैले तमाम बहरी स्टेशनों के मजमूई इंतजाम को बेहतर बनाने के तरीकों पर गौर करेंगे। वर्कशॉप की झलकियों में नेवल वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन एंड WW सेमिथियोल हेडक्वार्टर्स के अमले और साथ में कमांड हेडक्वार्टर्स के अमले और स्टेशन कमांडरों की पेशा वराना पेशकश शामिल है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतवार को एक इलाकाई एयरलाइन सर्विस 91 फ्लाई का इफ्तिताह किया। उन्होंने गोवा के मनोहर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और लक्षद्वीप के अगत्ती जजायर के दरमियान चलने वाली पहली फ्लाइट सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयरलाइन के तयशुदा परवाजें आज से शुरू हो रही हैं। आज से गोवा के मनोहर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और बेंगलुरु, हैदराबाद, जलगांव, अगत्ती, पुणे, नांदेड़ और बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे से सिंधुदुर्ग, जलगांव, नांदेड़ और गोवा के दरमियान शेड्यूल परवाजें शुरू होंगी। ये नए फिजाई राब्ते मुल्क भर में बेहतर हवाई नकलो हमल के मुतालबे को पूरा करेंगे और मुख्तलिफ खित्तों तक रसाई में इजाफा करेंगे। इससे न सिर्फ सियाहत में इजाफा होगा बल्कि तिजारत को भी फरोग मिलेगा और मुसाफिरों को सस्ती, बरवक्त, महफूज और परेशानी से पाक सफर का तजुर्बा फराहम करने के हुकूमत के अज़्म को तक़वियत मिलेगी। जुनूबी कोलकाता के मटिया ब्रिज में इतवार की रात एक 5 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत मुनहदम हो गई। इस हादसे में मुतादिद अफराद की जख्मी होने के इत्तलात हैं। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। कुछ देर कबल मगरबी बंगाल के फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के वजीर सुजीत बोस ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर अभी 13 लोगों को बचाया गया है। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट दिए हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि नताइज दानिशवराना इमलाक के हुकूक के माहौलियाती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। बयान के मुताबिक इस अरसे के दौरान जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना है। वज़ारत तजारत और सनत ने इत्तला दी है कि पेटेंट ऑफिस ने 1 साल के अंदर 1 लाख पेटेंट दिए हैं। 15 मार्च 2023 से इस साल 14 मार्च के दरमियान मुल्क भर में 1,01,311 पेटेंट दिए गए हैं। वजारत ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान हर काम के दिन 250 पेटेंट दिए गए। माली साल 2023-24 में पेटेंट ऑफिस को सबसे ज्यादा 90,300 पेटेंट दरख्वास्तें मौसूल हुई। पेटेंट ग्रांट्स के साथ साथ GI रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना है। फिलहाल माली साल 2023-24 में 98 नए रजिस्ट्रेशन के साथ हिंदुस्तान में 573 रजिस्टर्ड GIs हैं। मजीद बरा कॉपी राइट के इंदराज रिकॉर्ड तोड़ 36,368 तक पहुंच गए हैं, जो तख्लीकी शोबे के अंदर वसी इम्कानात की निशानदेही करते हैं। डिजाइन के शोबे में माली साल 2023-24 में अब तक सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस देखने में आए हैं। इसके अलावा 30,450 दरख्वास्तों को हतमी तौर पर निपटा दिया गया है। होली का त्यौहार करीब आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बरसाना में वाक़े श्री राधा रानी मंदिर में बड़े धूमधाम से लड्डू मार होली खेली गई। आइए आपको ड्रोन से ली गई कुछ झलकियां दिखाते हैं। और गैर मुल्की खबरों में
जर्मन चांसलर ओलोफ शोल्स ने इसराइल का दौरा किया है। ओलोफ शोल्स ने यरूशलेम में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओलोफ ने कहा कि उन्होंने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से गजा में लोगों को इंसानी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत के बारे में बात की। ओलोफ ने कहा कि हम फ़लस्तीनियों को भूख की तरफ नहीं धकेल सकते। इससे कबल इतवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल गजा में हमास के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखेगा। और व्लादिमीर पुतिन ने तकरीबन 88% वोटों के साथ रूस का सदारती इंतखाब जीत लिया है। इतवार को वोटिंग खत्म होने के बाद पहले सरकारी नताइज के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सदारती इंतखाबात में 87.97% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली है। सदर के तौर पर यह उनकी 5वीं मुद्दत होगी। वो 2030 तक रूस के सदर रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन 1999 से रूस में सदर और वजीर आजम की हैसियत से बरसरे इख्तियार हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन इब्तदाई इंतखाबी नताइज के बाद मॉस्को में कौम से खिताब कर रहे हैं और साथ में उन्होंने कहा कि इंतखाबी जीत रूसी मुआशरे को मजीद मजबूत करेगी। यूक्रेन के साथ जारी जंग पर पुतिन ने कहा कि रूसी फौजी यूक्रेन में हर रोज पेशकदमी कर रहे हैं। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। जापान के कोस्ट गार्ड और जनूबी कोरिया की फौज ने यह दावा किया है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक मिसाइल को शुमाली कोरिया के मशरक़ी साहिल से समंदर की जानिब दागा गया। ताहम इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की सुर्खी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असेंबली इंतखाबात की वोट शुमारी की तारीख में तब्दीली कर दी गई है और 4 जून की जगह अब 2 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। और नाज़रीन, इसी अखबार की अगली सुर्खी देख लेते हैं। हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर का नाज़रीन ये बयान आया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100% वोटिंग कराने के लिए तैयार है और ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा के 3 रोज़ इजलास के अख्ताम पजीर हो चुका है और इसमें मुंतखब हुए सरकारेवा दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाज़रीन बात की थी। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाज़रीन हमने ली है रोज़नामा हमारा समाज से। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं कि वहाँ जंग बंदी अब होनी चाहिए। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है, जीत लिया है। और इसी ताल्लुक़ से ये खबर है विमेन प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला देखने के लिए कल शायकीन ने स्टेडियम भर दिया। जी हाँ, मुकाबला शुरू होने से पहले ही 23,000 से ज़्यादा लोग स्टेडियम पहुंच गए थे और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वहाँ भीड़ मज़ीद बढ़ती चली गई। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इंतखाबी बॉन्ड का नया डेटा अपलोड हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से 16 मार्च को मौसूल होने वाले इंतखाबी बॉन्ड का न्यू डेटा इतवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और अब देखते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। अगली सुर्खी है दिव्यांग तीरंदाज शीतल देवी बनी इलेक्शन कमीशन की पहली कौमी आइकन। जी हां, दिव्यांग तीरंदाज शीतल देवी को आइकन बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। ये ऐलान राजधानी में IDCA और DDCA ने किया है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। और खेल की खबरों की बात करें तो इतवार को श्रीनगर में डल झील के किनारे फार्मूला 4 कार शो में तेज़ रफ्तारी का जोश देखा गया। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खुशी का इज़हार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि श्रीनगर में डल झील के किनारे पहली बार फार्मूला 4 कार शो का इनाकाद देखकर खुशी हुई। इससे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को जाहिर करने में मदद मिलेगी। ये भारत मोटर स्पोर्ट्स को फैलने फूलने की बेहतरीन मौक़े फराहम करता है और श्रीनगर इन जगहों में सरे फहरिस्त है जहां ऐसा हो सकता है।
विमेंस प्रीमियर लीग को एक नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL 2024 का टाइटल जीत लिया है। इतवार को खेले गए फाइनल मैच में RCB की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 113 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हदफ 3 गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया। RCB के लिए खास बात यह है कि इस लीग में दोनों टीमों के दरमियान कुल 5 मैच खेले गए हैं और बेंगलुरु ने पहली बार जीत हासिल की है और वो भी फाइनल मैच में। और अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।